हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स से हमने टॉपिक शुरू किया था मैथमेटिकल टूल्स। उस मैथमेटिकल टूल्स के हमने बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स को कवर किया और आज हम लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे। उस लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैलकुलस। कैलकुलस के दो मेजर पार्ट है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को सिंपली भाषा में आप बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस को सिंपली भाषा में आप बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका एक पोर्शन डिफरेंशिएशन लास्ट क्लास में आप लोगों ने कवर कर लिया था और आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए पहले थोड़ा हम रिकॉल करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन के लिए जैसे आपने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको बोलेंगे y इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू से एफ डैश एक्स। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को, तो डिफरेंशिएट करने पर एक्स स्क्वायर का आपने क्या किया था, ये जो पावर थी इसको आगे मल्टीप्लाई में ले आए थे और इस पावर से एक सेपरेट कर दिए थे। तो जैसे इस पावर से सेपरेट किया तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया कि दिस रिजल्ट। तो आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर का जब आपने डिफरेंशिएशन किया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2x। क्लियर है। तो हमारे इंटीग्रेशन क्या है वो समझते हैं। इंटीग्रेशन सिंपली इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो हमको मिला 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो हमको मिला 2x। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स कि अगर हम इस फंक्शन का दोबारा से कुछ ऐसा कार्य करें कि ये फिर से हमको फंक्शन मिल जाए। मतलब कि अगर किसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को तो हमको मिला 2x। एक सेकेंड, हमने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो फंक्शन मिला हमको 2x। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो अगर 2x का इंटीग्रेशन करें तो हमको फिर से मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा प्रोसेस बनाना है जिससे ये फिर से फंक्शन मिल जाए। और ये फंक्शन किससे मिलेगा, इंटीग्रेशन से। तो हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का जैसे हमने कहा कि डिफरेंशिएशन का एक प्रकार से सिंबल ये होगा, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन का जो सिंबल होगा वो इस टाइप से बनेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जिस फंक्शन का करना है उस फंक्शन का यहाँ पे रखेंगे, उस फंक्शन को यहाँ पुट करेंगे, फिर इसके बाद जिसके रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंस इंटीग्रेट करना है इसको रखेंगे। तो हम बोलेंगे कि दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर। आइए हम इसको कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले सीखते हैं, फार्मूले के साथ अप्लाई करना सीखते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। तो आप साथ में पेन कॉपी लेकर इसको नोट करते रहेंगे। क्लियर है। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले सीखते हैं। जैसे पहला एक फार्मूला है बहुत पॉपुलर और सबसे सिंपल फार्मूला, इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स टू पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ हम एक कांस्टेंट टर्म लगाएंगे सी। ये क्यों लगाएंगे तो भी समझते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्लियर। इसको आपने डिफरेंशिएट किया, आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। हमने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का या भी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो फाइनल हमारे पास कितना आया 2x। हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो आया 2x। अब अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो अगर हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करें तो हमको ये फंक्शन मिलना चाहिए, क्लियर। तो आइए करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका करना है 2x का, और 2x का करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है। टू इंटीग्रेशन x dx, क्लियर। अब अपने पास क्या है, फार्मूला क्या है x टू पावर n dx। n की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, n की जगह पर 1 है। और अगर n की जगह पे 1 है तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट किया x टू पावर 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन, और ये कितना हो गया 2, x टू पावर 2 प्लस 2, ये कैंसिल आउट हुआ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर। उनका समझे यहाँ पे क्या है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये टर्म तो मिल गया, क्लियर। ये टर्म मिल गया, डिफरेंशिएशन का उल्टा किया, इंटीग्रेशन किया तो हमको ये टर्म मिल गया। लेकिन टू तो नहीं मिला, तो ये कांस्टेंट था, वो क्या कांस्टेंट था अपने को नहीं पता है। तो हमें क्या करना होता है कि उस कांस्टेंट की जगह पे एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं सी, जो कि हमें पता नहीं होता है। इसको आगे चल के इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में इसकी बाउंड्री कंडीशंस लगा अप्लाई करके इस कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड की जाती है, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे होंगे। वो नोट करेंगे फिर आगे मूव करते हैं। ये फार्मूला हो गया, तो ये पहला फार्मूला अपने पास क्या हो गया। हम क्या करते हैं, एक तरफ डिफरेंशिएशन के फार्मूले लिखते हैं और एक तरफ इंटीग्रेशन के, क्लियर। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स टू पावर एन, तो जब अपन ने इसका डिफरेंशिएशन किया एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास वैल्यू आई एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, क्लियर। जब आप इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स टू पावर एन, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस टी, क्लियर है। इसी प्रकार जब आप इंटीग्रेशन सॉरी आपने डिफरेंशिएशन किया साइन एक्स का तो आपको क्या मिला cos एक्स। कल आपने सीखा भी था, सारे फॉर्मूले आपको सिखाए गए थे। उसी प्रकार यहाँ पे जब आप cos एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा साइन एक्स, और जब साइन एक्स मिलेगा तो आप हर इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट टर्म लगाएंगे सी। तब तक लगाएंगे जब तक इसमें कोई बाउंड्री वैल्यू ना गिवन हो। अभी कोई बाउंड्री वैल्यू गिवन नहीं, बाउंड्री वैल्यू होती क्या है आगे सीखेंगे, क्लियर है। आगे आते हैं, फिर आपने डिफरेंशिएशन किया cos एक्स, और cos एक्स का इंटीग्रेशन आया माइनस डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पर cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, अगर इस माइनस को उधर शिफ्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस cos एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, क्लियर। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स होना चाहिए, नहीं समझे फिर से समझते हैं। आपने cos एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो आपका आया माइनस साइन एक्स। इस साइन एक्स को हम दोनों साइड में साइन एक्स माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराए तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस टाइप से,
लिख सकते हैं। यानी कि माइनस कॉस एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया तो साइन एक्स आया। तो अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अगर हमें इंटीग्रेशन साइन एक्स करना है तो क्या आना चाहिए, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है? आगे समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी टेन एक्स आना चाहिए। क्लियर है? आगे समझते हैं। फिर हमने सीखा कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है। क्लियर? अगर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन ये सेक एक्स आना चाहिए। ये सिंपली समझ पाए? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, समझते हैं कि जैसे x टू पावर n का डिफरेंशिएशन n टू एक्स सॉरी n इंटू n माइनस वन आया, तो x टू पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और हर एक डिफरेंस इंटीग्रेशन के साथ आप लगाएंगे कांस्टेंट टर्म c। क्लियर है? आगे समझते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x आना चाहिए, तो ये माइनस साइन हमने इधर से साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x हुआ। नेक्स्ट tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। क्लियर? इसी प्रकार डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is equal to the sec x tan x, then the integration of sec x tan x is equal to sec x plus c। क्लियर है? आगे समझते हैं। तो ऐसे कुछ पॉपुलर फॉर्मूले और हैं इंटीग्रेशन के, ये आपने सीख लिया कि किस टाइप से रिवर्स फंक्शन बनेगा। इसी टाइप से इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर? तो इस टाइप से और पॉपुलर, ये हमारे सबसे पॉपुलर फॉर्मूले हैं। जैसे एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन भी यही था, इंटीग्रेशन भी यही होगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाई अपॉन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर? और आपके फिजिक्स में लगभग इतने ही फार्मूले से सारा काम हो जाता है। फिर भी कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते रहेंगे, जहाँ पे जिस इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो इतने को नोट करेंगे, फिर हमें कुछ एग्जांपल्स लेके एक दो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं। ध्यान दो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, इसका स्क्वायर लगा देते हैं प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे अगर x नहीं है तो इसकी जगह पर हम x टू पावर जीरो कर लेंगे। ठीक है? कुछ है नहीं तो x टू पावर जीरो। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी एक्स टू पावर जीरो। जब तक अच्छे से आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक आप जहाँ पे एक्स नहीं होगा तो उसकी जगह पे एक्स टू पावर जीरो कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है?
तो एक्स टू पावर एन का हमारे पास जनरल फार्मूला है एक्स टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। क्लियर है? ध्यान दें, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू पावर एन प्लस वन, एन की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस वन और प्लस, फिर इसमें आ जाए 3 एक्स टू पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन प्लस इसमें 2, और एक्स टू पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन शेयर प्लस 3, एक्स टू पावर यहाँ पे कितना है, 0, 0 प्लस वन डिवाइडेड बाई 0 प्लस वन। क्लियर? फिर सबसे लास्ट में आप क्या लगाएंगे, कांस्टेंट टर्म सी। क्लियर है? तब ये क्या हो गया, एक्स क्यूब, ये पावर 4 हो गई, तो एक्स टू पावर 4 बाई 4 प्लस यहाँ पे 3 एक्स टू पावर 3 बाई 3 प्लस 2 एक्स टू पावर 2 बाई 2 प्लस सी एक्स की पावर 1 बाई 1 प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, देन 1 बाई 4 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। यहाँ पे सी हो गया था, दोनों कांस्टेंट टर्म एक साथ आ रहे हैं, तो सी की जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं के। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, उससे कोई बाउंड्री नहीं है कि आप केवल सी ही लेंगे, केवल के ही लेंगे, एबीसीडी एक तो कुछ भी ले सकते हैं, एबीसीडी का कोई भी नंबर ले सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर हमने के लिया तो यह के हो जाएगा, तो हमारे पास इस गिवन गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ गए आप लोग? आगे समझते हैं, इसको नोट करें इस एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन साइन ए एक्स कल पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा था क्या? नहीं, डिफरेंशिएशन पढ़ा था। पढ़ा क्या था आपने? डी डी ऑफ एक्स साइन ए एक्स, डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो ये जो साइन ए एक्स का जो डिफरेंशिएशन था, इसमें क्या हुआ था कि ये ए यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में आ गया था, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर क्या आया था, ए, फिर इसके बाद साइन एक्स का कॉस ए एक्स, बराबर। उसी प्रकार जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हमें इस साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स, क्लियर? तो सबसे पहले साइन इंटू डी एक्स, सबसे पहले साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स। अब इसके बाद ये जो ए डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ रहा था, अब ये जब इंटीग्रेशन होगा, तो क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये रिवर्स फंक्शन है, तो रिवर्स फंक्शन है, तो यहाँ पे ए अगर मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे ये ए डिवाइडेशन में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म सी। समझे क्या? क्लियर है? अभी नहीं समझे? एक एग्जाम्पल क्यों समझते हैं, जैसे यहाँ आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, साइन की जगह पे इस बार हम 10 ले लेते हैं, 10 5x dx, या 10 10 की जगह पे हम sec स्क्वायर x ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, sec 5 sec स्क्वायर 5x, sec स्क्वायर 5x। तो sec स्क्वायर 5x के जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले sec स्क्वायर का 10 5x, फिर इस 5x का जब इंटीग्रेशन दोबारा होगा, तो ये 5x का इंटीग्रेशन नीचे 5 आएगा प्लस सी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया क्या? चलिए अब हम सीखते हैं बाउंड्री वाले, या यूं कहें कि लिमिट वाले इंटीग्रेशन। क्लियर? अब हम लिमिट वाले इंटीग्रेशन सीखते हैं, मतलब जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर हमें इस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है,
और लिमिट दे रखी है ए से बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा हम ग्राफ से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल है या एक बॉडी है जो पॉइंट ए से मूव करना चालू करती है और चालू करके इस टाइप से मूव करते करते पॉइंट बी तक पहुंचती है। क्लियर? और पॉइंट ए के एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है ये ए है और पॉइंट बी के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बी है। क्लियर? तो जब हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे पॉइंट ए से बी। इसको हम पढ़ेंगे क्या? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर? तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? इंटीग्रेशन जब कर लेंगे तो हम कंसीडर करते हैं कि आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन द फंक्शन बिकम्स एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स या एफ डैश एक्स। क्लियर? और लिमिट लगाएंगे ए टू बी। और लिमिट में क्या होता है? जो फंक्शन इंटीग्रेट होके आया है उसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना, केवल जो फंक्शन था उस फंक्शन में पहले एक बार ए ऊपर वाली लिमिट रखना है, अपर लिमिट, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर नीचे वाली लिमिट रखना है। क्लियर? क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या करना है? एक बार ऊपर वाली लिमिट रखना है, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रखना है। क्लियर? तो बिना एग्जाम्पल को तो आप समझेंगे नहीं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x। इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट गिवन है x बराबर 2 से लेकर x बराबर 4 तक। लिमिट है x बराबर 2 से लेकर x बराबर 4 तक। तो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन 4x² प्लस 3x dx and limit from 2 to 4. Then this term is said to be integration 2 to 4 4x² plus 3x dx। क्लियर? तो सबसे पहले आपको सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 वैसे ही रहेगा, 4 में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर का आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अब जब लिमिट लग जाएगी तो आपको कांस्टेंट टर्म सी नहीं लगाना है। जैसे आप इंटीग्रेशन के बाद एक्स की पावर 3/3 किया प्लस सी लगाया, तो जब लिमिट लग जाएगी, जब बाउंड्री इंटीग्रेशन होगा तब उस टाइम पर कांस्टेंट टर्म सी नहीं आएगा। क्लियर? तब उस टाइम पर कांस्टेंट टर्म सी नहीं आएगा तो आप कांस्टेंट टर्म सी को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद लिमिट लगाएंगे। लिमिट है 2 to 4। क्लियर? ये कितना आ गया फाइनली? 4/3 एक्स टू पावर 3 प्लस 3/2 एक्स टू पावर 2 और लिमिट है 0 to 4। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? एक बार एक्स की जगह पे 4 रखेंगे, फिर माइनस लगा के एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा? 4/3 और एक्स की जगह पे पहले 4 की पावर 3 प्लस फिर 3/2 एक्स की जगह पे 4 स्क्वायर, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पर 4/3, अब एक्स की जगह पे 2 और फिर प्लस 3/2 और एक्स की जगह पर 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे। 3 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ओके, प्लस 3/2 16 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 4/3 और ये माइनस 3 2 2 जा 4 4 12/2। क्लियर? अब आगे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर? सॉल्व करके बताऊं क्या? कर देता हूँ भाई। तो ये हो जाएगा 32/3 और ये 4 × 2 माइनस 1 और प्लस
48/2 माइनस 12/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस बिकम्स 4 टू 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7, तो 7 इंटू 32/3 माइनस 36/2। अब अपने हिसाब से कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन अब आप जोड़ घटाना गुणा भाग आपका होगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप आता है, मजाक कर रहे थे, आपको आता है। चलिए ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो बाउंड्री वाले का एक लिमिट वैल्यू का एक बार फिर से तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी फिजिक्स में जो एप्लीकेशन होगा तो 90% से ज्यादा टाइम्स पर आपको ये बाउंड्री वैल्यू पे, या यूं कहें कि लिमिटिंग वैल्यू पे वो इंटीग्रेशन ज्यादा यूज होगा। क्लियर? तो लिमिटिंग वैल्यू को 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल और लेते हैं अपन लोग। हमने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए रखे, एक सेकंड।